राधे राधे दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है ये मेरे सुसर जी हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राज्य सेवा आयोग ने मुझे तहसीलदार के पद के लिए चुन लिया था। नियुक्ति से पहले सभी सेलेक्ट कैंडिडेट्स का मेडिकल होता है, तो मेरे भी मेडिकल की डेट आ ही गई थी। अच्छा ही है, सरकार के पैसों पर एक बार पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है। हींग लगे न फटकड़ी और चोखा ही चोखा रंग। मैं और सुसर जी दोनों बच्चों सहित मेडिकल के लिए सरकार द्वारा चुनित अस्पताल में पहुंच गए थे। यह शहर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल था। सरकारी अस्पतालों में चाहे सुविधा अच्छी ना हो, लेकिन डॉक्टर सब एक से बढ़कर एक क्वालिफाइड होते हैं। वैसे भी मलाई सरकारी नौकरियों तक पहुंचती है, बाकी छाछ इधर उधर। मेरी बड़ी बेटी 3 वर्ष की थी और छोटा बेटा मुश्किल से साल भर का था। हमारे मेडिकल बोर्ड में कोई 10 लड़कियां और थी। हम सभी को अलग अलग प्रकार मेडिकल टेस्ट के लिए अलग अलग जगहों पर भेजा जा रहा था। सभी अपने अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। सुसर जी दोनों बच्चों को अच्छे से संभाल रहे थे। मैं भी बीच बीच में जाकर बच्चों को देख लेती थी। हम सब लड़कियां आपस में बातें कर रही थी, एक दूसरे का नाम और कहाँ से आई हैं, कौन सी सर्विस के लिए हैं आदि सवाल पूछ रहे थे। तभी एक लड़की ने कहा, स्नेहा जी, बच्चे नाना से बहुत घुले मिले हुए हैं। आपके पापा बच्चों को कितने अच्छे से रख रहे हैं। आपने तैयारी मायके में ही रहकर की होगी। मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक लड़की तपाक से बोल पड़ी, यह भी कोई पूछने की बात है? ससुराल में रहकर पढ़ाई होती ही कहाँ है, भला कौन कर सकता है? मैं अक्सर ही यह सवाल सुनती रहती हूँ। यह पर्सन किसी ना किसी रूप में मेरे सामने आता ही रहता है। इस पर्सन को सुनकर मुझे अपनी किस्मत पर नाज हो उठता है। हो भी क्यों नहीं, शादी हुई थी तब मैं महज 18 साल की थी। 12वीं पास करते ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपनी जिंदगी में कुछ करने के जो मेरे सपने एक झटके में तोड़ दिए गए थे। हमेशा से ही मैं एक मेधावी छात्र रही थी। मेरे अध्यापिकाओं को ही नहीं, मेरे मम्मी पापा को भी मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पापा का बिजनेस ठीक ठाक था, हमारा अच्छा खाता पीता परिवार था। पापा को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा लगा। हमारा घर दुकान सब बिक गए। हम किराए के घर में रहने लगे। मम्मी अपनी कुछ जमा पूंजी और स्त्री धन से जैसे तैसे घर चलाने लगी। हम औरतें घर खर्च के लिए मिले पैसों से कुछ ना कुछ बचाने की कला में माहिर होते हैं। यह पैसा हमारे किसी संदूक में सबसे नीचे या अलमारी में कपड़ों के पीछे दबा रहता है। नोटबंदी के दौरान तो यह भेद पूरे तरीके से खुल ही गया था, लेकिन यह बचत मुश्किल समय में कैसे आड़े आती है, यह मैंने अपने उस अल्लड़पन में ही समझ लिया था। पापा दिन रात चिंता में घुले जा रहे थे। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह सब कैसे होगा। मम्मी पापा को खूब समझाती, ढंढास बंधाती,
लेकिन पापा यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। मम्मी अपनी बची कुची पूंजी और हम दोनों भाई बहन को लेकर अपने मायके आ गई थी। पापा के परिवार वालों ने तो पहले ही हमसे हर नाता तोड़ लिया था। वहां रहते हुए मैं कॉलेज में एडमिशन लेती, उससे पहले ही मेरे लिए एक रिश्ता आ गया। मेरे पति तपेश भी 2 भाई बहन ही थे। कुछ वर्ष पहले ही तपेश की मम्मी का देहांत हो गया था। तपेश के पापा की सरकारी नौकरी थी, खुद का घर था। तपेश की बड़ी बहन की शादी हो गई थी। तपेश अभी कॉलेज में ही थे, लेकिन घर में किसी औरत का होना जरूरी है, यह सोचकर तपेश के पापा और बहन उनकी शादी करवाना चाहते थे। दीदी अच्छा रिश्ता है, कोई मांग भी नहीं है। लड़के के लिए लड़का ढूंढने में लोगों की पैरों की जो जूतियां हैं घिस जाती हैं। मेरी मानो तो हमें चूकना नहीं चाहिए, छोटे मामा जी ने कहा। वैसे भी हम 3 लोग मामा पर बोझ बन गए थे। यह बात अलग है कि मैं और मम्मी दोनों ही मामी का पत्ता तक नहीं हिलने देते थे। मम्मी ने मेरी ओर बड़ी निगाहों से देखा। मुझ में अपनी मम्मी की लाचारी देखने जितनी तो समझ ही नहीं थी। मैंने अपना सिर झुका लिया था। मामा जी मेरे छोटे भाई को किसी दुकान पर काम पर लगाने का प्लान कर रहे थे। मैंने सोचा कि शायद मेरे इस बलिदान से उसे कॉलेज में जाने का मौका मिल जाएगा। तपेश से मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के बाद कोई 1 महीना तक तपेश की बड़ी दीदी मीनाक्षी हमारे साथ रही। उसके बाद यह कहकर वह अपने ससुराल लौट गई कि स्नेहा, यह घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम्हें ही संभालना है। अब मैं बिना सास के ससुराल में अकेले ही रह गई थी। शादी से पहले एक बार मम्मी ने थोड़ी चिंता जताई थी कि बेटा बिना सास के ससुराल में निभाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद की सास न हो तो 50 सासें बन जाती हैं। तू कहे तो मैं मामा जी को मना कर देती हूँ। अब ओखल में सिर दे ही दिया तो मूसल से क्या डरना। यह सोचकर मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी जो होगा देखा जाएगा। अब तो शादी को थोड़े ही दिन बचे हैं। मेरी किस्मत में जो होगा वह मुझे भुगतना ही होगा। जब तक मीनाक्षी दीदी थी मैं निश्चित थी। दीदी जो कहती थी वह काम कर देती थी मैं। दीदी मुझे धीरे धीरे घर गृहस्थी की बातें सिखा भी रही थी। दीदी के जाते ही मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी, लेकिन मेरी सारी चिंताएं बिल्कुल ठीक ही नहीं थी। पापा जी और तपेश दोनों ही अपने सारे काम खुद कर लेते थे। मुझे तो बस रसोई में सब्जी बनानी होती थी और आटा गूंथना होता था। रोटी कभी मैं सेकती तो कभी पापा जी। पापा जी अपना और तपेश का टिफिन भी पैक कर देते थे। मेरे आने के बाद भी पापा जी ने काम वाली को नहीं हटाया था। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए घरेलू काम जो करती है वो थी। मैं डस्टिंग आदि कर देती थी। बस जिंदगी मजे से चल रही थी। मुझे अपना सास बिना ससुराल बड़ा रास आ रहा था। एक दिन छुट्टी वाले दिन पापा जी अपने ऑफिस का कुछ हिसाब किताब लेकर बैठे हुए थे। बहुत देर हो गई थी, लेकिन उनका हिसाब नहीं मिल रहा था। 3 बार उन्होंने अपनी चाय गर्म करवा ली थी।
मैं और तपेश नाश्ते के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। मैंने पापा जी से कहा कि पापा जी लाओ मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। पापा जी ने तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा ठाकुर वाले अंदाज में मुझे पकड़ा दिया। 10 मिनट में मैंने पापा जी की समस्या सुलझा दी। अब मैं साइंस मैथ की विद्यार्थी रही थी। वाह स्नेहा बेटा, तुम तो बहुत होशियार हो, फिर पढ़ाई लिखाई बीच में क्यों छोड़ दी? पापा जी ने मुझसे बोला। वो पापा जी शादी हो गई इसीलिए छोड़नी पड़ी। मैंने दबी जुबान से कहा, फिर पढ़ना चाहोगी? मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया था। अगले सत्र में पापा जी ने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा दिया था। उधर तपेश ने भी एमबीए में प्रवेश ले लिया था। पापा जी और तपेश ने मुझे पूरा सहयोग दिया। अक्सर पापा जी ही मुझे एग्जाम दिलवाने जाते थे। तब अधिकांश लोग यही कहते थे कि आपके पापा आपके साथ आए हैं। एमबीए के बाद तपेश की नौकरी लगी, लेकिन शर्त थी कि तपेश को साल में 4 महीने दुबई में रहना होगा। ऑफर बहुत अच्छा था। मैंने तपेश को यह मौका न छोड़ने के लिए मना किया था। मम्मी की निरीह आंखों ने मुझे पैसे का महत्व भी अच्छे से समझा दिया था। पापा जी और तपेश के सहयोग से मेरा कॉलेज पूरा हो गया था। इसी बीच में एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मेरी डिलीवरी ससुराल में हुई। पापा जी और मीनाक्षी दीदी ने सब अच्छे से संभाल लिया था। मुझे गर्भावस्था के दौरान भी पापा जी ने जरा सा भी कष्ट नहीं होने दिया था। पापा जी और तपेश ने मेरा पूरा ख्याल रखा था। पापा जी ने तो डाइटिशियन से डाइट चार्ट तक बनवा लिया था और उसी के अनुसार मुझे खाना पीना देते थे। उधर मेरे भाई का भी कॉलेज हो गया था। भाई का क्लर्क की नौकरी में सिलेक्शन हो गया और भाई को नौकरी मिल गई। भाई और मम्मी मामा जी का घर छोड़कर भाई की नौकरी वाले शहर में रहने लगे थे। स्थिति सुधरती जा रही थी। बेटी होने के बाद मैं बीएड करना चाह रही थी, लेकिन पापा जी ने कहा, बेटा तू इतनी होशियार है, तू अधिकारी बन, राज्य सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर। पापा जी घर और बेटी को कौन देखेगा? मैंने उनसे कहा, तुझे अपने पापा जी पर भरोसा नहीं है बेटा। वैसे भी इस साल रिटायर होने ही वाला हूँ। पापा जी ने मुझसे कहा। मैंने पापा जी की बात मान ली और तैयारी शुरू कर दी। राज्य सेवा आयोग की एक वैकेंसी पूरा होने में 2-3 साल तक लग जाते हैं। परीक्षा भी 3 चरणों में होती है। तो मैंने फॉर्म भर दिया। मेरे हर चरण को पार करने पर पापा जी खुशी से नाचने लगते थे। मैंने उन्हें उतना खुश कभी नहीं देखा। इसी बीच में दूसरी बार गर्भवती हुई। पापा जी इस खबर से थोड़ा परेशान हुए और नाराज भी। परीक्षा की तैयारी और गर्भावस्था में मैं सब कुछ कैसे करूंगी? लेकिन पापा जी ने मुझे परीक्षा की तैयारी में कोई भी परेशानी नहीं होने दी। मेरे दोनों बच्चे और घर को अच्छे से संभाल लिया। आज मेरे साथ मेडिकल के लिए आए हैं। नहीं, ये मेरे ससुर जी हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैंने अधिकांश लड़कियों की आंखों में पापा जी के लिए प्रशंसा और मेरे लिए ईर्ष्या देखी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कहानी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।